जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है उन स्टूडेंटों के लिए है जो कि अप्लाइड फिजिक्स ए का एग्जाम देने जा रहे हैं। मतलब बहुत से बच्चे का कॉल और मैसेज सारी तरह से इन्फॉर्मेशन आई है कि सर मेरा सप्लीमेंट्री एग्जाम होने जा रहा है तो मुझे गेस्ट क्वेश्चन की आवश्यकता है ताकि हम एग्जाम में पास हो सके। तो न्यू स्टूडेंटों को कुछ आइडिया नहीं होता है कि कौन इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हर एक यूनिट का आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। गेस्ट क्वेश्चन वैसा होता है जो कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करवा दे। प्रिपरेशन देखिए आपका अच्छा तभी होगा जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, लेकिन कम समय मिला है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए तो आप कैसे पास करिएगा। तो उतना पॉसिबल है नहीं कि आप सारे सिलेबस को पूरा रामायण पढ़ते रहे। तो कुछ ज़रूरत होती है स्मार्ट वर्क करने के लिए, जैसे कि गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें हम अप्लाइड फिजिक्स ए के जितने भी ऑल यूनिट कहने का मतलब टोटल 5 यूनिट है, ये हमारा न्यू सिलेबस है। मैं बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि ओल्ड सिलेबस है। तो आप लोग न्यू स्टूडेंट है तो न्यू सिलेबस आप लोगों को लाया हूँ। जब आप देखिएगा तो फिर समझ में आने लगेगा। पूरा VVI गेस्ट क्वेश्चन इसमें देने वाले, हर यूनिट से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और हेल्पफुल भी करेगा। तो जितने भी हमारे कैरी पेपर के एग्जाम देने जा रहे फेल स्टूडेंट हो गए या सेमेस्टर एग्जाम, इससे बाद भी आप सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा और जो दे चुके हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सब जानने वाली बात है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले अपने यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में जितने भी हमारे पॉसिबल गेस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, वो सारे इस पे लिखा हुआ है। तो आइए सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हुए बताएंगे। पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, जिससे वीडियो लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोरिंग भी फील करने लगिएगा। तो क्या है पहला, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशि। उसके बाद इसका टाइप्स, मतलब फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल कहने का मतलब मौलिक मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा जो अपने आप पे डिपेंड रहे, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। और डिराइव हमारा किसी और पे डिपेंड रहता है, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फंडामेंटल में 7 होते हैं और हमारा डिराइव क्वांटिटी, जैसे कोई फार्मूला लीजिए, मास बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, तो वो सब हमारा डिराइव क्वांटिटी होता है। यूनिट की बात करूँ, यूनिट कहने का मतलब मात्रक। मात्रक क्या होता है, आप कोई भी चीज़ लिखते हैं 10 मैथ में कैलकुलेशन किए तो जो हम यहाँ सेंटीमीटर लगाते हैं यही हमारा मात्रक होता है। तो इस समय में जनरली जो हमारा मात्रक चलता है, यूनिट चलता है, वो ऐसा यूनिट चलता है। तो यूनिट के बारे में पढ़ना है। कैरेक्टर्स ऑफ यूनिट्स। कैरेक्टर्स कहने का मतलब कि उसकी क्या विशेषताएं है। पहले क्या होता था कि इस देश से उस देश में व्यापार करने लोग जाते थे तो यहाँ का यूनिट कुछ और है। मान लीजिए यहाँ हम कोई चीज़ को मापे 10 सेंटीमीटर में, दूसरा देश वाला उस चीज़ को माप रहा है 10 मीटर में। तो जब हम उससे व्यापार करने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती थी समझने में कि आप इतना पैसा मांग रहे हैं, आपके यहाँ ये यूनिट चलता है, हमारे यहाँ एक ये यूनिट चलता है। तो इस सबको कॉमन बनाया गया, तो ऐसा यूनिट पूरे विश्व के लिए लागू है। आप इससे क्या होता है, व्यापार में सुविधा होती है। तो ये हमारा एक विशेषता हो गया। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिट का, वो उसके बारे में पूछा जाए। ये सब देखिए, जो दोनों क्वेश्चन है आपको 4 मार्क में पूछे जाएंगे कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप, व्हाट इज यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, एडवांटेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स एडवांटेज, इसकी विशेषताएं क्या है। कुछ बोले हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं यानी एडवांटेज है। उसके बाद क्या है कि ईरर एंड इट्स टाइप। ईरर क्या होता है, तो ईरर वो हमारा होता है जो कि ईरर एक प्रकार का गलती होता है, मिस्टेक होता है। अगर कोई चीज़ का, ये जो पेन है इसका रियल माप है 10 सेंटीमीटर, कोई बच्चा मापा कितना 8, मान लीजिए 8.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना 1.5 का ईरर आया, तो यही हमारा ईरर होता है। तो ईरर हमारा बहुत से टाइप होता है, जैसे नेचुरल ईरर हो गया कि आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, हवा आया तो उसके कारण ईरर हो गया। पर्सनल ईरर, जैसे आप कोई चीज़ मेजर किए तो रीडिंग लेने जाइएगा तो आपका आँख खराब है तो आप गलत रीडिंग ले पाइएगा। ऐसी बहुत से ईरर होते हैं, रैंडम ईरर होते हैं। वो सारी ईरर आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये आपको 6 या 4 मार्क में डायरेक्टली पूछा जाता है, कहेगा कि व्हाट इज, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला आप लोग जानते होंगे, उसका लिमिटेशन क्या है। तो बहुत से ऐसे लिमिटेशन है कि बहुत से ऐसे हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं यानी रिलेशन होते हैं, उसका वो डायमेंशन फार्मूला वहाँ पे वो फेल कर जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है।
उसके बाद क्या है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डायमेंशन फार्मूला जैसे फोर्स का होता है mlt-2 मतलब ml² - t-2, तो ये हमारा जैसे फोर्स का होता है वैसे बहुत सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशन फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहेगा फोर्स का इसमें डायमेंशन फार्मूला कौन सही है, आपको वहाँ पे करेक्ट करना रहता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आप जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप डायमेंशन फार्मूला देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट क्लियर होता है कि फर्स्ट यूनिट में जो भी VVI क्वेश्चन बनने वाले थे वो आप लोग देख चुके होंगे। अब यूनिट 2 पे चलते हैं। तो यूनिट 2 हमारा क्या है, इसमें कौन कौन से गेस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहने का मतलब कि मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, जैसे पृथ्वी है तो सर्कुलर पाथ पे हमारा घूमती रहती है, तो इस पे जो कोई बॉडी मोशन करेगा तो इसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसके बाद देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब कि मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए बॉडी यहाँ था मूव करके यहाँ पे आ गया, तो कितने एंगल से ही डिस्प्लेस किया है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, अब मान लीजिए कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है, तो बोलिएगा कि जी सर ये तो मूव कर रहा है, तो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इसका होगा, कितने टाइम पीरियड में एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा। इस सब को आपको 4 मार्क में दिया जाएगा, 2-4 टर्म दिया जाएगा, मतलब उसको कहेगा कि डिफाइन करिए। तो यहाँ से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से आते हैं। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये जो टर्म आप लोगों को समझाया है इसके बीच में आप लोगों को रिलेशन दिया जाएगा, कहेगा इसके रिलेशन को डिराइव करिए, एक्सप्रेस करिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए तीसरा क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड, ये आपके 6 मार्क में डायरेक्टली पूछा जाता है। जब जिस समय हम भी एग्जाम दिए थे उस समय भी ये पूछा गया था, डायरेक्ट आपके 6 मार्क में बोलेगा एक्सप्लेन बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग सड़क पे गए होंगे तो देखे होंगे जहाँ पे हमारा रोड का घुमावदार रास्ता होता है वहाँ पे एक सिरा डाउन होता है, एक सिरा उठा हुआ रहता है। तो हम भी बचपन में सोचते थे कि इसलिए दिया है ताकि बारिश जब आए तो पानी हमारा आसानी से स्लोप कर जाए, सड़क पे पानी लग ना जाए। तो ये सब नॉर्मली तरीका से सोचते थे, लेकिन जब हम भी डिप्लोमा कर रहे थे उस समय भी दिमाग खुला, तो आप लोग भी बचपन में सोचे होंगे कि रोड का एक सिरा इसलिए उठाया जाता है ताकि पानी स्लोप कर जाए, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। एक्चुअल देखिए होता है, जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को क्या मिलेगा जिसका नाम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी हाईवे इंजीनियरिंग। उसमें आप लोगों को कैम्बर के बारे में पढ़ना है, तो वो कैम्बर रहता है। तो बात आती है कि उठा क्यों रहता है, तो देखिए जब आप घुमावदार रास्ता रहता है तो आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते जैसे घुमाइएगा तो बाइक वहाँ पे बाहर की ओर फेंक जाने की ज़्यादा चांसेस होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा कर्व कर दिया जाता है, कुछ हाइट उठा दिया जाता है ताकि बाइक का एक्सीडेंट वहाँ पे कम हो जाए, बाइक थोड़ा बाहर की ओर नहीं फेंका है। तो इसलिए वहाँ पे हमारा क्या बैंकिंग ऑफ रोड, तो मतलब ये रोड का इनर साइड है, ये आउटर साइड है, इसको थोड़ा अगर हाइट बढ़ा दिया जा रहा है तो इस वजह से बढ़ाया जाता है कि बाइक अगर स्लिप करे तो बाहर की ओर मत फेंकाए। तो इस प्रोसेस को करने की प्रक्रिया को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो ये समझ चुके होंगे। वैसे वो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट होता है, साइकिल भी जब मतलब वो भी रोड पे जब साइकिलिस्ट होता है तो उसके भी कुछ एंगल बनता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको जाननी होगी, सारे चीज़ के बारे में जानना होगा। 6 मार्क में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। VVI मोस्ट VVI आप स्टार लगा लीजिए, VVI है। उसके बाद क्या है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप लोगों को न्यू टॉपिक ऐड कर दिया गया है। जब जो भी सिविल वाले स्टूडेंट होंगे 3rd सेमेस्टर में जाइएगा तो आप लोगों को मॉस पढ़ना है, मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं तो मॉस। तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, पहला यूनिट का नाम ही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हूँ। उसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन उसी टॉपिक में पढ़ना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि किसी भी प्रकार के डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है। उसका इनर्शिया अलग होता है, मूवमेंट अलग होता है, उसी को कॉम्बिनेशन को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है। इसको डीपली यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। रेडियस ऑफ जायरेशन होता है कि मान लीजिए कि हमारा कोई बॉडी है तो इसका हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 24 आया है। इस बॉडी को हम चाहेंगे तो पतला कर सकते हैं, तो इस बॉडी को हम यहाँ पे पतला कर दिए। पतला करने के बाद इसका भी अब मान लीजिए यहाँ कोई एक्सिस था तो इसका डिस्टेंस ये था, अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी का साइज हमारा छोटा हो गया।
तो कितना डिस्टेंस रखा जाए ताकि दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, सेम ही रहे, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये रेडियस ऑफ जाइरेशन एक प्रकार का डिस्टेंस होता है किसी एरिया के लिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्लियर हुआ। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपके 6 या 4 मार्क में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हम लोग भी जब एग्जाम दिए थे तो डायरेक्ट ये आया था, वो हमारे मुंह में आया था, लेकिन ये टॉपिक आपको इसमें ऐड किया गया। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम छोटा सा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा भी दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है और तीसरा यूनिट में मूव करते हैं, ताकि तीसरा यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग जान सकें। तो तीसरा यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला बनता है हुक्स लॉ। जितने भी लॉ है उनको आपको छोड़ना नहीं है, ये 6 मार्क 4 मार्क में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये VVI भी बनता है, आप हुक्स लॉ को पढ़ लेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी कहने का मतलब कि कोई बॉडी है, रबर है, इसको हम खींचने के बाद हम फोर्स छोड़ दिए तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ये इलास्टिक इन नेचर है। तो हर चीज़ का कोफिशिएंट होता है, थर्मल का भी यानी हीट का भी कोफिशिएंट होता है। उसके बाद यंग मॉडुलस पढ़ना। ये जो आप लोगों को दिया जा रहा है ये सब हमारा, जब आप सिविल वाले 3rd सेम में जाइएगा तो आप लोगों को मोम पढ़ना है। देखिए मोमो को सोम कहते हैं, इसी को मॉस कहते हैं, यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, सॉलिड ऑफ मटेरियल, और ये क्या है, मॉस, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तीनों नाम सेम है। उसमें आपको ये पहला दूसरा यूनिट में ये पढ़ना है स्ट्रेन और स्ट्रेस में। उसके बाद आती है ये सब जितने भी टर्म है आप लोगों को डिफाइन करने के लिए दिया जाएगा 4 नंबर में, रिजिडिटी। उसके बाद इसको आप समझ चुके होंगे, ये सब आपका न्यू टॉपिक ऐड किया गया। जो बच्चे सोचते हैं ना न्यू सिलेबस क्यों बन गया, न्यू सिलेबस बना नहीं है भाई, कुछ टर्म को हटाया गया, कुछ टर्म को ऐड किया गया। उसके बाद सरफेस टेंशन, जैसे बरसात के दिनों में देखते होंगे कि पानी से मतलब बरसात हुआ तो सरफेस पे पानी गिरता है तो बुलबुला बन जाता है। बचपन में आप लोग देखे होंगे जब बारिश में नहाने जाते होंगे, तो अभी भी देखते हैं भाई, ये तो जिंदगी है तो देखेंगे, जब तक रहेंगे तब तक देखेंगे। तो जो बुलबुला बनता है उसके वो क्यों बनता है, सरफेस टेंशन के कारण बनता है। जरा से भी उसमें आप नुकीला चीज ले जाएगा फूट जाएगा। तो सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है। कोहेसिव एडिसिव फोर्स कहने का मतलब, मान लीजिए कि पानी है, पानी में आप पानी डालें तो इसके मोलिकुलर में कोई डिफरेंस नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी को बोलेंगे कोहेसिव। और यही हमारा गिलास है, गिलास में आप पानी डालिए तो यहाँ मोलिकुलर चेंज हो जाता है, तो इसके बीच में जो हमारा बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको एडिसिव कहते हैं। तो ये समझ चुके होंगे, ये पूछा जाता है। हीट एंड, देखिए यहाँ से 6 मार्क का VVI क्वेश्चन, ये हमारा VVI है। हीट एंड डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग कभी मत भूलिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये चूल्हा है, मम्मी का चूल्हा है, यहाँ पे आग लगा हुआ है, यहाँ पे कुकर है, कुकर में कुछ बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीका से हमारा हीट ट्रांसफर होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई, हमको बुखार लगा है, आपको नहीं लगा, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि हमको बुखार लगता है। आप छूते हैं तो मेरा बॉडी गर्म है लेकिन आपका बॉडी ठंडा रहता है, तो मेरा बॉडी का हीट आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण आपको महसूस होता है कि इस बंदा को बुखार लगा है। अगर दोनों का बॉडी हीट हो जाए तो पता चलेगा नहीं, तो वो हीट ट्रांसफर हुआ। तो इसमें कैसे होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारा, मान लीजिए ये हीट है, इस बर्तन में सॉलिड में पास हुआ, सॉलिड में पास होने के बाद इसके अंदर लिक्विड होगा, ये लिक्विड में पास होगा। तो इस तरीका से जो हमारा सॉलिड में पास होता है रेडिएशन मेथड, रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है कि जैसे सूरज है वहाँ पे हीट यहाँ तक आया, ये सबसे फास्टेस्ट मोड होता है। तो उसी प्रकार हमारा 3 ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, आप उसको देखिएगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। बात आती है कि अब यहाँ पे विस्कोसिटी एंड रियोन्स नंबर के बारे में आप लोगों को देखना है। थर्मल एक्सपेंशन देखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सड़क को ढलाई किया जाता है तो कुछ दूरी पे गैप छोड़ दिया जाता है, तो आप लोग छोड़िएगा कि गैप आखिर छोड़ क्यों देता है, पगला गया है क्या? नहीं, उस समय आपकी थोड़ा नॉलेज की कमी होती है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि वो आप सोचते होंगे कि गैप छोड़ दिया है, ट्रक आएगा यहाँ से इधर टूट जाएगा, जब एक साथ रहेगा तो अच्छे से अटैच रहेगा, नहीं। गैप इसलिए छोड़ी जाती है ताकि गर्मी के दिनों में कोई भी चीज़ फैलती है, ठंडी के दिनों में सिकुड़ती है। तो जब गर्मी के दिनों में वहाँ पे एक्सपेंशन होगा कोई दबाव के कारण या टेम्परेचर के कारण, तो उसको मूवमेंट के लिए जगह होना चाहिए ताकि वो फैल सके। रेलवे ट्रैक भी देखे होंगे तो बड़ा बड़ा रेलवे ट्रैक रहता है, लेकिन बीच में
थोड़ा सा 1-2 mm का गैप रहता है, वो सब एक्सपेंशन के लिए आप लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लगा लेते हैं, बचपन वाला के समझते हैं कि हम ही एक साइंटिस्ट है। नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे भी साइंटिस्ट है। आप अपने जगह पे बेहतर है मानते हैं। तो इतना सारी बातें हो चुकी होगी थर्मल एक्सपेंशन। चौथा यूनिट पे फोकस करते हैं, डिफाइन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये आप लोगों को जब अप्लाइड फिजिक्स 2 पढ़ा जाता था तो पहला यूनिट था, उस पहला यूनिट में पहला टर्म यही पढ़ाया जाता था, पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय की बात है, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक क्या होता है, मान लीजिए हमारा सर्कुलर रास्ता है, मौत का कुआं देखे होंगे, यहाँ पे एक बाइक वाला बाइक चला रहा है, ठीक है, बाइक चला रहा है तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन वो क्या होता है कि एक राउंड मार कर रुक जाता है, नहीं, ये बार बार राउंड मारते रहता है। बार बार राउंड करने का मतलब कि ये स्टार्ट किया यहाँ से और ये फिर अपने मोशन को बरकरार रखे। जैसे पृथ्वी सर्कुलर मोशन कर रही है तो बरकरार रखी हुई है, तो जो रुकता नहीं है अपने फिक्स सर्कुलर पोजीशन पे मूवमेंट करते रहता है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी क्या होता है, तो ऑसिलेटरी कहने का मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि घड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, झूला देखे होंगे, इसको एक बार यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, इसको एक बार आप धक्का दीजिए तो ऐसे ऐसे मोशन करता है, इसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बात आती है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब सर्कुलर बॉडी पे कोई बॉडी यहाँ से मूव कर रहा था सर, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मतलब रिलेशन उसके बीच में देखना है, जितने भी ये कितना एक्लेरेशन है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, ये सारे के बीच में रिलेशन आप लोगों को डिराइव करने के लिए दिया जाएगा 6 मार्क के लिए, समझ गए। बात आती है आगे कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये आपको 6 मार्क में पूछा जाता है, बहुत बार, मैक्सिमम बार ये 6 मार्क में पूछा जाता है कि इसके बीच में आप लोगों को वेव के बीच में डिफरेंस करना है। उसके बाद वेव, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज़ वेव है तो वेव निकलता है तो कुछ वेलोसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वो निकलता है, तो उसके बीच में आप लोगों को उसको टर्म को एक्सप्लेन करना है। मे भी आपसे रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा यूनिट क्लियर होता है। अब लास्ट यूनिट है फिजिक्स का। देखिए, जब हम लोग जिस समय में फिजिक्स 2 पढ़ रहे थे उस समय टोटल 7 यूनिट था। आप लोगों को फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 को कंबाइंड करके न्यू सिलेबस का फिजिक्स ये बनाया गया है, जिसमें दोनों मिक्स है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि आखिर ये न्यू सिलेबस है तो किस प्रकार से है। तो पहला इसमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो था नहीं, इसको ऐड किया गया, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में जब हम लोग ओल्ड केमिस्ट्री पढ़ते थे तो पहला यूनिट में दूसरा टॉपिक था, पहला रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको अब देखिए फिजिक्स में डाल दिया गया है। तो आप बोलिएगा कि तो उल्टा सीधा वाला काम कर रहा है। डाला है भाई तो उसको भी पता होगा कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इक्वेशन दिया गया है, उसको पढ़ना है। रूबी लेजर क्या होता है और कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, इसमें दो वो आपको फिक्स है कि 6 मार्क में पूछे जाएंगे, ये और ये आपको 6 मार्क में रहेंगे। मतलब अगर ये है तो और करके ये क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क में। जिस समय हम लोग एग्जाम दिए थे आया था तो हम ये वाले बनाए थे। तो आप लोगों को 6 मार्क में डायरेक्टली पूछा जाता है। VVI क्वेश्चन है कि रूबी लेजर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जितने भी बचपन लोग में देखे होंगे कि बच्चा लोग लेजर खरीद के इधर उधर शरारत करता रहता है, एकरा छत से ओकरा छत पे मारता रहे लेजर। तो वो लेजर आखिर किस प्रकार काम करता है, क्यों उसके उतना जो उसके लेजर से लाइट निकलता है, उसका क्या मतलब रीजन है जो इतना दूर तक लॉन्ग तक ट्रेवल कर लेता है बिना फ्रीक्वेंसी उसका घटे हुए, वो सारी बातें हैं। तो रूबी लेजर के, हीलियम नियोन लेजर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या बोला है कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन, मतलब लेजर का इंजीनियरिंग में और मेडिकल में क्या एप्लीकेशन है। इंजीनियरिंग कहने का मतलब जैसे आजकल बहुत से बिल्डिंग बनते हैं तो यहाँ से वहाँ लेआउट करने के लिए यहाँ पे लेजर ऐसे बार कर रख दिया जाता है, उसको मूवमेंट कराया जाता है, मतलब एक हमारा ड्रॉ किया जाता है प्लानिंग। तो वो सब में इंजीनियरिंग में यूज होता है। मेडिकल में भी देखे होंगे कि जब दांत उत की काम होती है तो उसमें लेजर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। उसके बाद पोपलन इन्वर्सन एंड पंपिंग मेथड, ये हमारा इसी में आ जाता है। तो ये मेथड होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा कि रूबी लेजर किस प्रकार काम करती है। मैं आप लोगों को 2 मिनट में रूबी लेजर पूरा यहाँ पे समझा देता हूँ अपने लैंग्वेज में। मान लीजिए कि रूबी लेजर कैसे काम करता है, कैसे उससे हमारा वो लाइट निकलता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्राउंड लेवल है, ये हमारा कोई अपर लेवल है, ठीक है।
ये हमारा उसके मान लीजिए कि ये लेजर है, इसके अंदर का वर्किंग का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे एक पार्टिकल है ठीक है। ये शांत बेचारा अपने ज़मीन पे, अपने घर पे, अपने मकान पे रेस्ट कर रहा है, इसको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो जानते होंगे कि लेजर में बैटरी रहता है, उसके पास एनर्जी रहता है। तो ये अपने जगह पे बेचारा स्टेबल है। बाहर से क्या किया, एक एनर्जी आया, इसमें घुस गया, मतलब इसको एक्साइट कर दिया। इसके पास जो एनर्जी था तो था, लेकिन इसको एनर्जी देकर और एक्साइट कर दिया। तो ये बंदा क्या किया, इतना एक्साइटमेंट में इसको बढ़ा दिया कि ये अपने लेवल को छोड़ के अपर लेवल पे आ गया। ठीक है, अपर लेवल पे आ गया, लेकिन बीच में एक और लेवल होता है, तो उसको हम मीडियम लेवल कहते हैं। तो ये इस लेवल पे आ गया। तो ये देखा क्या कितना अच्छा, हम अपने घर पे मस्त आदमी थे, कहाँ हमको भेज दिया। तो यहाँ ये 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है। उसके बाद क्या करता है, ये फिर चाहता है कि नहीं हमको अपने घर जाना है, जैसे बच्चा एक जिद करता है। तो ये यहाँ कब आएगा, जब अपना एनर्जी लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस कर देता है, यहाँ पे आता है 10⁻⁵ सेकेंड तक रहता है। उसके बाद एनर्जी लॉस करते करते ये अपने यहाँ पे आ जाता है। तो ये पार्टिकल, तब ये जो एनर्जी लॉस करता है, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा रहता है। ये एनर्जी इससे टकराता है और इससे दुगुना स्ट्राइक हो जाता है, और ये फिर इसके अंदर घुस जाता है। फिर ये जाता है तो आप 2 गो एनर्जी रिलीज करेगा, फिर 2 गो टकराएगा, फिर 4 गो आएगा, फिर 4 गो टकराएगा, 8 गो आएगा। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि इतना हमारा एनर्जी मतलब हो जाता है कि जिसके कारण ये जो मिरर है झेल नहीं पाता है, अब बोलता है कि भाई तू हमरा से जा, जिसके कारण लेजर लाइट निकलता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होता है। तो आप लोग देख चुके होंगे कि लेजर लाइट का जो लाइट होता है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो यही हमारा प्रोसेस है। इसी में पंपिंग मेथड कहता है कि यहाँ से यहाँ पार्टिकल चला जाता है, यही पंप कर जाता है। पॉपुलर निर्भाजन कहने का मतलब कि एगो एनर्जी था, 12 गो एनर्जी बन गया। तो यही सब पॉपुलर कहने का मतलब कि उसका संख्या बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी गेस क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी बात है, जब पढ़ाएंगे तो खूब ज़्यादा मजा आएगा। तो ये तो समझ चुके होंगे कि जितने भी हमारे यूनिट से गेस क्वेश्चन बनते थे वो सारे आप लोग देख चुके होंगे। इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे नंबर ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 6 मार्क में और 4 मार्क में डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। तो आप इतना प्रिपरेशन कर ले, और जो भी रिक्वायरमेंट हो इसी तरह हमें मैसेज करें, हम आपके लिए हर प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।